हेलो। कैसे हो प्यारे बच्चों? एवरीथिंग फाइन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसा कि आज 16 तारीख है, शायद कल स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम है, होप देम ऑल द बेस्ट। मेरा ऑल द बेस्ट तुम लोगों के साथ है बच्चे। और कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने एग्ज़ाम देना, ठीक है। आराम से, कोई भी इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। आज लास्ट अपना एक क्वेश्चन पेपर डिस्कशन रह गया था, आज वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज योर फुल लेंथ सेकंड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट बस। क्या हो गया ये? यस, आउट्स गुड। सो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सीधा। If an object is placed in third, oh, ये one है, yes, placed in third quadrant such that one of the surface of the object is coinciding with both vertical and plane and horizontal plane. Okay, so let's draw. क्या बात कर रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आपका ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है। किससे? देख लेते हैं। ओके, कॉन्साइडिंग बोथ विद वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा वर्टिकल प्लेन से भी कॉन्साइड कर रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी कॉन्साइड कर रहा है। तो आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल से भी और वर्टिकल से भी कॉन्साइड कर रहा है। और कौन से? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस कंडीशन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ व्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग। जो व्यूज बनेंगे बेटा, अगर मैं ऑब्जर्वर यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, ऑब्जर्वर मानता हूँ, अगर वो देख रहा है तो व्यूज फ्रंट व्यू उसका ये बनेगा, ठीक है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। और दोनों क्या करेंगे? फ्रंट व्यू यहाँ आपका इसके ऊपर बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सपोज, और जो टॉप व्यू है वो एग्जैक्टली इससे मिलता हुआ यहाँ पे ऊपर बनेगा। दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, एग्जैक्टली टच में रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि बोथ साइड व्यूज टचेस ईच अदर, द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू टचेस ईच अदर एट रेफरेंस लाइन। देख सकते हो इजीली कि इस रेफरेंस लाइन पे टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू, ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में टच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप नहीं है। रेफरेंस लाइन और इस ऑब्जेक्ट के साइड के बीच में यहाँ पे नहीं है, और इधर रेफरेंस लाइन और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों की जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनेगा वो आपस में क्या करेंगे? टच करेंगे दूसरे को। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे अगर चलें, यहाँ से गलती से अगर क्रॉस क्लिक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। यस, व्हाट वेयर इज द पोजीशन ऑफ बैक व्यू इन थर्ड एंगल पोजीशन। पे थर्ड एंगल पोजीशन की अगर हम बात करेंगे ना, उसमें टॉप व्यू जो होता है ऑब्जेक्ट का, दैट इज अबव द फ्रंट व्यू। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, तो फ्रंट व्यू तो यही रहा और टॉप व्यू यहाँ बनेगा, जो कि उठ कर यहाँ चला जाएगा आपका, तो टॉप व्यू बन जाएगा, ठीक है। टॉप व्यू ये रहा, तो यानी कि टॉप व्यू और नीचे में फ्रंट व्यू, ठीक है। दिस इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। उसके बाद देन कम्स द साइड व्यूज टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ फ्रंट व्यू, then the back view which can either been kept on ends of side views, but as standard notation it is placed on right side of the side view। बेटा साइड व्यू की पहले बात करेंगे ना, जो साइड व्यूज इसके होते हैं वो आपके थर्ड एंगल की अगर बात करें तो राइट व्यू राइट साइड में होता है आपका, और लेफ्ट व्यू लेफ्ट साइड में होता है। तो राइट व्यू के इवन राइट साइड में जो डोनेट करते हैं बैक व्यू डोनेट करते हैं वैसे, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है। बट आप किसी भी साइड कर सकते हो, बट जनरली हम क्या करते हैं? बैक साइड डोनेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इसे बात करें द पोजीशन ऑफ बैक व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जो राइट साइड व्यू है उसके किसी भी साइड में आप इजीली उसको रख सकते हो। तो बिलो द टॉप व्यू इसमें ऑप्शन है आपका, तो टॉप व्यू के नीचे आपका फ्रंट व्यू है बेटा, वो तो गलत हो जाएगा एलिमिनेट करोगे तो।
अबव द फ्रंट व्यू के ऊपर अगर रखोगे तो वो टॉप व्यू हो जाता है बेटा, ये वैसे गलत है। लेफ्ट साइड ऑफ राइट हैंड साइड व्यू और राइट साइड ऑफ राइट हैंड साइड व्यू, तो ये हमने देखा अभी अपने सॉल्यूशन में कि राइट साइड ऑफ राइट हैंड साइड व्यू हम यूज करते हैं, तो दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। When two shafts are not coaxial, which type of coupling are used? हम पेन चेंज कर लेते हैं। यस, दो शाफ्ट की अगर बात हो रही है बेटा, कोई भी दो शाफ्ट है, जैसे कि सपोज करो ये शाफ्ट है और ये शाफ्ट है, अब इन दोनों के बीच में अगर पावर ट्रांसमिट करनी है मैंने, इन दोनों को अगर मैं सेम रोटेशन देनी है, तो यहाँ पे इसके लिए ज्वाइन करने के लिए क्या यूज करोगे बेटा? इस टाइप की ज्वाइनिंग के लिए हम ओल्डहैम्स कपलिंग यूज करते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, जो आपके कोएक्सियल शाफ्ट्स नहीं है उनके लिए। तो ऐसे कपलिंग्स जो कि नॉन अलाइंड कपलिंग्स बोलते हैं उनको, ठीक है। अलाइंड जो कपलिंग्स नहीं है उनको नॉन अलाइंड कपलिंग्स बोलते हैं, या फिर नॉन अलाइंड शाफ्ट्स के लिए जो यूज करते हैं उसको नॉन अलाइंड कपलिंग्स बोलते हैं। तो हियर इन दिस केस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बेटा रिजिड कपलिंग्स में कोई ऐसा नहीं होगा वेरिएबल, फ्लेक्सिबल कपलिंग भी नहीं, डिसएंगेजिंग कपलिंग भी नहीं, यहाँ पे आप नॉन अलाइनिंग कपलिंग्स यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें द लेंथ ऑफ एरोहेड शुड बी इट्स विड्थ। एरोहेड की बेटा अगर मैं बात करूं तो एरोहेड आपको पता है ये जो लेंथ है इसकी वो 3 और विड्थ इसकी 1, तो 1:3 का लेंथ की बात करें तो 3:1 का रेशियो होता है लेंथ और ब्रेड्थ का, लेंथ रेशियो विड्थ का, ठीक है। तो वही अगर बात करें कि क्या पूछा है कि द लेंथ ऑफ द एरो शुड बी, तो लेंथ शुड बी 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, ठीक है बेटा, 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे अगर चलें with the use of dash the accuracy and the quality of drawing comes as desired, okay। तो अगर हम बात करें कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट यूज कर लो, चाहे एडवांस यूज कर लो या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट यूज कर लो, अनटिल अनलेस उसमें अगर क्वालिटी नहीं होगी ना उस इंस्ट्रूमेंट की, तो आपको क्या होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो आपका डिजायर्ड कभी नहीं आ सकता, ठीक है। सो फॉर दिस क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट विल बी द राइट ऑप्शन, ओके। आगे चलेंगे। The accuracy of drawing depends on the quality of the instrument used. Yes, it is true. A is correct option. Okay, just ऊपर वाला क्वेश्चन हमने देखा। To understand some of the hidden geometry of compounds, and imaginary plane is used to cut the object, which is called auxiliary plane, section plane, additional plane, picture plane. Yes, बेटा section plane सबने सुना होगा, section view सुना होगा, जिसमें क्या करते हैं, आप आपने कोई भी ड्राइंग ली हुई है, सपोज मैंने ये क्यूब लिया हुआ है, इसके अंदर का अगर मुझे सेक्शन व्यू दिखाना है, तो मैं जो प्लेन यूज करूंगा इसको कट करने के लिए, चाहे मैं इस ऐसे मैं इसको ऐसे में कट करूं या मैं इसको ऐसे कट करूं, जिस भी वे में मैं इसको कट करूंगा, मैं एक प्लेन यूज करूंगा, उस प्लेन को मैं क्या बोलूंगा, सेक्शन प्लेन, ठीक है। और उस व्यू को क्या बोलूंगा, सेक्शन व्यू, ओके। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। बेटा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की बात करिए, आरएफ की बात करें तो लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन में ओरिजिनल, ये बात होती है ना। तो 0/1 देख लो यहाँ पे 1:3 ये भी पॉसिबल है, 1:2 ये भी पॉसिबल है। देखो 1:3 यानी कि लेंथ ऑन ड्राइंग आपकी 1 है और ओरिजिनल 3 है, यानी कि ये रिड्यूसिंग स्केल है, ये भी रिड्यूसिंग स्केल है, ये क्या है आपकी, ये भी रिड्यूसिंग स्केल है, बट यहाँ पे 0 है, लेंथ ऑन ड्राइंग 0 और एक्चुअल में 4, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है बेटा। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑड वन, सो 0:4 विल बी करेक्ट ऑप्शन है, ओके। आगे अगर चलें, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन इज कपलिंग। कपलिंग की अगर बात करें बेटा, कपलिंग आप कब यूज करते हो, जैसे दो रॉड्स हैं, कोएक्सियल नहीं है, ठीक है, अगर सपोज बात करते हैं या फिर कोएक्सियल ही है, उसमें भी जब हमको परमानेंट कंडीशन में कपलिंग देनी पड़ती है। कपलिंग इज अ लिंकेज बिटवीन टू रोटेटिंग शाफ्ट्स एट एंड्स, इट इज परमानेंट कनेक्शन which transits power. Choosing a correct coupling base to our purpose is mandatory and saves money and time. So with this option A will be our correct option, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं था, so make it correct, 1 is the correct option. When do we need to connect two shafts without any misalignment which have collinear axes? Which type of coupling is preferable? बेटा कोई भी अगर मिसअलाइनमेंट नहीं चाहते हैं, साथ में वो कोलिनियर है, तो हम फ्लेक्सिबल लिंक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मिसअलाइनमेंट बेसिकली नहीं चाहिए। हम चाहेंगे कि जो भी कपलिंग हम कर रहे हैं वो क्या करें, एकदम से फिक्स रहे। फिक्स के लिए फिर हम क्या करेंगे, रिजिड कपलिंग की ओर जाएंगे। सो नॉन अलाइन आपको पता है कि यहाँ पे जो शाफ्ट्स कोलिनियर नहीं है उनके लिए यूज होता है,
लूज कपलिंग हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मिस अलाइनमेंट हमको नहीं चाहिए। फ्लेक्सिबल कपलिंग में भी हमको मिस अलाइनमेंट मिल सकता है, तो वो चीजें अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, रिजिड कपलिंग यूज करेंगे। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हियर। आगे अगर चलें, डैश कपलिंग्स अलाउ द रिलेटिव रोटेशन और एनी चेंजेस इन अलाइनमेंट्स। ऊपर वाले में क्या था बेटा, आपका फिक्स था, रिजिड था, बट इसमें आपको क्या चाहिए, आपको चेंजेस चाहिए या फिर रिलेटिव रोटेशन पॉसिबल है या हो सकती है या एक्सेप्टेबल है, तो उस कंडीशन में आप रिजिड यूज नहीं करोगे, फ्लैंज्ड भी यूज नहीं करोगे। जो अपना हमने फ्लैंज कपलिंग पढ़ी थी पाइप्स में, उसमें क्या था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई तो संभावना ही नहीं है, सो ये भी नहीं होगा। मफ कपलिंग्स में नहीं, फ्लेक्सिबल कपलिंग ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जब आपकी डिजायर में है, सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन इन दिस कंडीशन वेयर यू अलाउ द रिलेटिव मोशन और एनी चेंजेस इन द अलाइनमेंट्स। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ वॉशर इंश्योर्स दैट द नट स्क्रूड ऑन टाइटली। वॉशर की बात करते हैं बेटा कि आपको पता है कि नट पे हम कोई भी वॉशर अगर लगाते हैं, यहाँ पे सपोज मैंने वॉशर लगाया हुआ है, तो वॉशर का क्या काम है, जो भी फोर्स इसके ऊपर आया वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्लस इन दोनों के बीच में एक सरफेस का काम करता है ताकि क्या हो, डिफॉर्मेशन ना हो पाए, प्लस एक फर्म ग्रिप बने। तो yes, in this case washer ensures the nut screwed on tightly. Yes, it is one of the feature of washer. ठीक है, एक वॉशर के ही कई सारे जो यूजेस हैं उनमें से एक है ये। When the nut diameter is d, ठीक है, what will be the approximate diameter of the washer? हमको पता है कि बेटा जो हमने ये देखा कि जो हमारे पास थिकनेस होती है वॉशर की, वो क्या होती है, थिकनेस इज इक्वल टू d बाई 4 या 8 आई थिंक, हाँ, तो ये होता है कुछ। साथ के साथ में जो डायमीटर होता है हमारे नट का, उसके साथ अगर रिलेशन देखें तो बेटा रिलेशन निकल के आता है हमारा 2d प्लस 3mm का। सो इन दिस केस 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द एंगल थ्रू विच द स्पैनर विल हैव टू बी टर्न्ड टू गेट नेक्स्ट होल्ड इज। बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे हेक्सागोनल शेप नट की बात हो रही है, यहाँ पे सपोज करो हेक्सागोनल शेप नट है और इसको मेरे को स्पैनर के हेल्प से घुमाना है। इस नट को अगर मेरे को घुमाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को पानी से घुमाना है, उस पानी को अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो दूसरा एंड यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगाऊंगा तो दूसरा यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगाऊंगा तो तीसरा फिर यहाँ लगेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर उस पानी का एक एंड मैंने अगर यहाँ लगाया तो दूसरा एंड मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, एक एंड यहाँ लगाया तो दूसरा एंड फिर यहाँ लगाना पड़ेगा, यही लगेगा ऑलरेडी, है ना, यहाँ लगाया तो मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा। तो कह क्या रहे हैं, तो नेक्स्ट होल्ड, इस होल्ड का नेक्स्ट होल्ड ये वाला है, तो इस होल्ड से नेक्स्ट होल्ड पे लगाने के लिए उसको कितना डिग्री टर्न करना पड़ेगा, तो ये एंगल टर्न करना पड़ेगा बेटा। और ये एंगल क्या होता है हेक्सागोनल में, इट इज ऑफ आपको 60 डिग्री टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे अगर चलें, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट विच कैन बी इजीली ऑपरेटेड बाय द थंब एंड फिंगर। बेटा आपको पता है, आपने सभी ने में से पता नहीं किस किसने देखा हो, एक इस तरीके का नट आपने देखा होगा कई छोटे मोटे बोल्ट्स या पे यूज होते हुए, तो उसको बोलते हैं, यहाँ से आप फिंगर अपने लगा के इसको घुमा वगैरह सकते हैं, इसको बोलते हैं बेटा फ्लाई नट, इसको बोलते हैं फ्लाई नट। इसको आप यहाँ से अपने फिंगर के हेल्प से घुमा सकते हो और बंद कर सकते हो। ये पूरा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, जो कंप्लीट आपके पास नट वगैरह होते हैं ना, वो वैसी असेंबली नहीं होती, ये सिंपल ऐसा फेदर टाइप होता है, उसको बोलते हैं फ्लाई नट, रिंग नट नहीं, फ्लाई नहीं। देखो विंग लाइफ स्ट्रक्चर मैंने बोला, सो उसको आप विंग नट भी बोल लो, लेकिन उसको साथ ही साथ फ्लाई नट बोलते हैं, फ्लाई नट। ठीक है, तो यहाँ भी अगर ये भी आपका ऑप्शन में कहीं हुआ, सो गो फॉर दैट। ठीक है, ये देखो, ये शेप देख रहे हो, यस, ओके, यहाँ से आपका बोल्ट बाहर निकल जाता है, टाइट हो गया। अ चैम्फर ऑफ 3 mm थिक एंड एंगल 45 डिग्री इंक्लिनेशन। बेटा कोई भी चैम्फर हमने किया है कहीं पे, किसी भी सरफेस पे, और उसका क्या है कि एंगल क्या है, डिग्री, कोई भी चैम्फर हमने किया, सपोज कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे मेरे को यहाँ और यहाँ चैम्फर करना है। ठीक है, सपोज मैंने ये चैम्फर किया, तो ये चैम्फर का जो एंगल होगा ना, ये एंगल सपोज 45 डिग्री है, प्लस 3 mm क्या है, उसकी थिकनेस है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी थिकनेस क्या है 3 mm, 3 mm थिकनेस है। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप, जो तरीका है बेटा वो ये है, थिकनेस इनटू, अब साथ में क्या लिख दोगे, एंगल, डिग्री। ठीक है, सो 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे अगर चलें, द डायमेंशन विच आर स्मॉलर
आर टू बी प्लेस्ड। देखो बेटा, अगर बात करें किसी भी ड्राइंग की बात कर लो, अगर सपोज करो कोई भी ड्राइंग, इंडस्ट्रियल ड्राइंग ले रहे हो, अपने क्लास की ड्राइंग ले रहे हो, कोई भी ड्राइंग ले रहे हो, उसमें जितने क्लिस्ट से क्लिस्ट पार्ट हों या फिर उसमें जितने भी आपके कंपोनेंट्स हों, उन सब की अगर डायमेंशनिंग करेंगे ना, तो उस डायमेंशनिंग में क्या होता है कि जो सबसे हमारे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, वो हम सबसे छोटे पार्ट्स की डायमेंशनिंग सबसे पास करते हैं, फिगर के पास से पास। सपोज यहाँ पे एक सर्कल है, मैं क्या करूंगा ना कि सर्कल की यहाँ पे एक इस होल की या सर्कल है, इसकी डायमेंशनिंग यहाँ पहले करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस कंप्लीट बड़े वाले स्क्वायर की डायमेंशनिंग करूंगा। सो जो छोटे पार्ट्स होते हैं उनकी डायमेंशनिंग क्या होती है, पास में होती है, ठीक है। सो नियरर टू द व्यू, ओके, इस व्यू के जितने पास से पास होता है वो हम छोटे कंपोनेंट्स की डायमेंशनिंग करते हैं। इस केस में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर इन विच सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग द फिगर्स कैन रीड फ्रॉम द बॉटम ओनली। बेटा अगर सपोज करो मेरे पास कोई भी डायमेंशन फिगर है, अगर मैं उसको सिर्फ नीचे से रीड कर पा रहा हूं, तो यानी कि उसकी डायमेंशनिंग लाइन बाय लाइन आपकी हुई पड़ी है, यानी कि उसमें क्या है कि यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग की हुई है, एक ही डायरेक्शन में आपकी डायमेंशनिंग की हुई है। तभी आप क्या करोगे, आप खाली इसको देखोगे और नीचे से देख जाओगे डायमेंशन, तो आपको इसको नीचे से पढ़ना पड़ेगा। सो इन दिस केस ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। बाकी बेटा जिस सारे क्वेश्चंस में आपके ना सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, यानी कि कुछ उसके हिंट्स दिए हुए हैं, वो हिंट्स वगैरह आप जरूर पढ़ा करो क्वेश्चन के, जिनमें मेंशन होता है उनमें तो एटलीस्ट पढ़ा ही करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। हो सकता है उसके ऊपर कुछ नए क्वेश्चंस बन के आपके सामने उपस्थित हो जाएं आपके परीक्षा में, ठीक है। विच इज द नेम ऑफ what is the name of the thin continuous line which encloses the dimension line are generally known। बेटा जो डायमेंशन लाइन होती है हमारी, सपोज इसको बंद करने के लिए जो आप लाइन यूज करते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, रेडियल लाइन। बेटा देखो सपोज करो मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इस क्यूब का मुझे क्या करना है, मुझे साइड दिखाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा, एक तरह से जो डायमेंशन के लिए जो लाइन होती है ना, वो इसके एज का ही एक्सटेंशन माना जाता है, बट थोड़ी डिस्टेंस पे। सो दिस इज एक्सटेंशन बेसिकली। सो इसको बोलते हो आप, डायमेंशन लाइन नहीं बोलते हो, डायमेंशन लाइन बेटा इसको बोलते हैं, ये लाइन है डायमेंशन लाइन, बट ये जो दोनों लाइन है ना दोनों एंड पे, इनको बोलते हो आप एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, और ये है डायमेंशन लाइन, ठीक है। सो दिस इज एक्सटेंशन लाइन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे अगर चलें, विच ऑफ द लाइन इज अ थिन कंटिन्यूअस लाइन विद द एंड्स टर्मिनेटिंग इन एरोहेड एंड इज एनक्लोज्ड बाय एक्सटेंशन लाइन। बेटा बात कर रहे हैं सेम वही चीज, ठीक है। एरोहेड्स में आ रहा है लाइन, और क्या कर रहा है, कहां पे टर्मिनेट हो रहा है, एक्सटेंशन लाइन पे। तो इस लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, इस वाले बीच वाले लाइन की बात हो रही है, तो आपको पता है बेटा ये क्या है, डायमेंशन लाइन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। what is used to specify the operation done on a particular feature। okay, ठीक है। सपोज करो कोई भी ड्राइंग है, ठीक है, उस ड्राइंग में सपोज करो अगेन वही एक मैं क्यूब का एग्जांपल ले लेता हूँ। इस ड्राइंग में इस सरफेस के ऊपर कुछ कोई यूनिक प्रोसेस ऐसा किया गया है, या फिर कुछ ऐसी कोई खास इसकी प्रॉपर्टी है सरफेस की, या फिर कुछ खास मशीनिंग होनी है। तो इसको जब आप ड्राइंग में दिखाओगे ना, तो इसको एक नोट के साथ दिखाते हैं हमेशा, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे पूछी गई है कि आप किस वे में दिखाते हो इसको, एरोहेड में नहीं, डायमेंशन नहीं, लेडर लाइन नहीं, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द फॉर्म ऑफ नोट, ठीक है। कोई खास अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है हमने ड्राइंग में, तो वो हम दिखाते हैं एक नोट के जरिए। आगे चलें, व्हाट डायमेंशनिंग व्हाइल डायमेंशनिंग अ स्फीयर व्हाट शुड बी एडेड इन फ्रंट ऑफ द डायमेंशन फिगर। देखो बात करें, अगर एक स्क्वायर बनाते हैं उसकी डायमेंशनिंग करते हैं तो आप एसक्यू लिखते हो, ठीक है। सर्कल बनाते हो तो आपको पता है 5 लिख के उसकी डायमीटर वगैरह आप दिखा देते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई आपने अगर स्फीयर बनाना है तो उसमें क्या करते हो, एसपी ना लिख के आप स्फीयर वहां पे लिखते हो, एसपी नहीं लिखते, वहां पे स्फीयर लिखते हैं, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एसक्यू आपका स्क्वायर के लिए बेटा कहीं पूछ लिया जाए तो, और 5 आपको पता है आपके डाया के लिए होता है, ठीक है। आगे अगर चलें, a point is 6 units away from 6 units away from the vertical plane and profile plane and 10 units away from horizontal plane। थर्ड एंगल की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं, और प्रोफाइल प्लेन भी ले लो इसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ ही प्रोफाइल प्लेन भी बना लो।
ठीक है, ये थर्ड एंगल है बेटा, और थर्ड एंगल के साथ ही मैं एक प्रोफाइल फिल्म बनाना चाहूंगा। तो ये जो येलो वाला प्लेन है ना, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। बाकी प्लेन क्या है आपके, ऐसे मैं बताता हूँ, येलो वाला प्लेन जो है आपका ऐसे आ रहा है, बाकी प्लेन आपका क्या है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये येलो प्लेन आपका, ठीक है। तो येलो से भी कुछ डिस्टेंस होगी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल से कितनी दूर है। ये हॉरिजॉन्टल से ऑलमोस्ट आपका कहाँ है, 10 यूनिट्स अवे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से ये आपकी 10 यूनिट्स अवे है, यहाँ पे 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। मैं अलग पेन ले लेता हूँ एक, 10 यूनिट्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 10 यूनिट अवे, और 6 यूनिट्स फ्रॉम वर्टिकल, जो 6 यूनिट फ्रॉम वर्टिकल एंड प्रोफाइल प्लेन, यानी कि इस येलो वाले से भी ये 6 यूनिट की दूरी पे, ये भी 6 यूनिट की दूरी पे। यानी कि अगर मैं इसको सेपरेटली अगर बढ़िया तरीके से बनाना चाहूँ तो यहाँ से 10 यूनिट, यहाँ से 6 यूनिट, और यहाँ से भी पीछे से भी 6 यूनिट, ठीक है, वहाँ से भी 6 यूनिट। तो बेटा जब इसकी फ्रंट व्यू देखोगे तो ये इसका यहीं बनेगा फ्रंट व्यू। टॉप व्यू अगर देखोगे तो यहाँ पे टॉप व्यू बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा कितना, 6, और ये 10 है, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 और ये 6 मिल गए, यहाँ पे क्या इसका टॉप व्यू बन जाएगा। अब बेटा फ्रंट व्यू रहा ये, टॉप व्यू रहा ये, और साइड व्यू जो इसका बनेगा ना, वो सपोज करो कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये इसका डिस्टेंस जो है वो फ्रंट और उस ऑब्जेक्ट के बीच में आपका पता है 6 डिस्टेंस है, प्लस उतना ही डिस्टेंस ये पीछे वाली प्लेन से है। तो वो 6 क्या होगा, उसका जो ये साइड व्यू बनेगा वो एग्जैक्टली उस प्लेन पे बनेगा जो कि इस ऑब्जेक्ट से 6 सेंटीमीटर या 6 यूनिट दूर होगा। और उसको जब आप अगेन खोलोगे तो ये 6 यूनिट और आगे आ जाएगा आपका। तो ये वाला 6 और ये वाला 6 दोनों जब ओपन होंगे तो ये 6 आपके 12 यूनिट हो जाएंगे। तो जो आपका फ्रंट यूनिट है, फ्रंट व्यू है और साइड व्यू है, दोनों के बीच में 12 यूनिट का डिफरेंस है। और ये जो नीचे आपका फ्रंट व्यू बना हुआ है और ये टॉप व्यू है, इसमें आपका 10 और ये 6, 16 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको जब साइड व्यू और टॉप व्यू में डिस्टेंस निकालना होगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, ठीक है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप अगेन निकालोगे तो आपको 20 यूनिट्स के पास मिल जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन का खेल है, ठीक है, वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तब जाके आपकी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन की बात है कि प्रोजेक्शन प्लेन से कैसे कितना आ रहा है, 6 प्रोजेक्शन प्लेन में जाएगा और 6 इधर भी है, तो ये 6 जब प्रोजेक्शन प्लेन को आप खोलोगे, है ना, तो ये 12 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वही है, आगे अगर बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड अरेंज इन अ लाइन टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। बेटा थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड अरेंज इन अ लाइन टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बन गया, तो इसको आप क्या बोलोगे इनमें से, ड्राफ्टर नहीं, प्रोटेक्टर नहीं, स्केल नहीं, ड्राइंग बोर्ड। अगर आप लोगों में से किसी ने ड्राइंग बोर्ड को एनालाइज किया हो तो उसमें देखा होगा बीच में छोटे छोटे पीछे की तरफ से गैप्स हो, सॉरी वो गैप्स क्या दिखा रहे हैं आपके, अलग अलग वो स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ होता है। सो इन दिस केस ड्राइंग बोर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। आगे अगर चलें, आइडेंटिफाई द टॉप व्यू ऑफ द बिलो गिवन स्फीयर। अगर बेटा इस स्फीयर को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मुझे एक कट दिख रहा है, अगर मुझे एक कट दिख रहा है तो एक लाइन ये होगी इसकी, एक लाइन ऊपर वाली होगी, और बीच में कहीं ना कहीं एक सरफेस होगा जो कि दिख रहा होगा जहां तक ये कट लगा हुआ है। तो अगर इसको मैं टॉप व्यू से देखता हूँ, टॉप व्यू से देखता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, एक सर्कल तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में ये जो कट लगा हुआ है यहाँ पे जो सरफेस है ना एक अंदर में इसके, वो सरफेस मुझे हिडन लाइन में दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई फिगर यहाँ पे है इनमें से, पहला वाला नहीं, दूसरा नो, थर्ड यस, हालांकि इसकी ओरिएंटेशन अलग है बट फिगर ऐसा ही है, डी नो। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। आगे अगर चलो तो अ रेगुलर ट्राइंगुलर प्रिज्म, ओके प्रिज्म और बेटा प्रिज्म और आपके पिरामिड में डिफरेंस क्या है बेटा, ये है पिरामिड, इसका है एपेक्स, ठीक है। और प्रिज्म की मैं बात करूं तो बेटा अगर मैं ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना चाहूं तो ये मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म बेटा आपका ऐसा है, उसमें एपेक्स नहीं होता, आपके दोनों फेसेस होते हैं साइड्स,
वो दोनों सिक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक प्रिज्म है बेटा, यहाँ पे हालांकि बोला नहीं गया कि वो कैसे है, बट हम मानते हैं जहां पे भी नहीं मेंशन होता है तो हम वहां पे क्या मान के चलते हैं कि उसका जो नीचे वाला बेस है ना उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, और इस कंडीशन में वो क्या कर रहा है, एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। रेगुलर ट्राइंगुलर प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन एचपी, इस एचपी के ऊपर क्या कर रहा है, ये प्रिज्म क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो मैं अगर बनाना चाहूँ तो इस एचपी के ऊपर भी आप एग्जैक्टली इस एचपी के ऊपर बना सकते हो। मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, हालांकि मैं इसको थोड़ा और नीचे कर सकता हूँ, चलो कर ही देते हैं, ठीक है। सो ये लो जी, ठीक है, एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा है। उसको बोला गया है कि उसको जिस प्लेन से सेक्शन किया गया है, बीच से काटा गया है, जिस भी प्लेन से सेक्शन किया गया है, और हाइलाइटर नहीं, हाइलाइटर नहीं, ठीक है, वो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, वर्टिकल के। वर्टिकल के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन आएगा, यहां से अगर कट करोगे इसको सेक्शन तो आपको यहाँ पे बेटा जो इसका क्रॉस सेक्शन है ना, ये कट करने के बाद जो क्रॉस सेक्शन आपको देखोगे, सपोज करो ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल वाला आपके पास प्रिज्म है, इस प्रिज्म को यहाँ से कट कर दिया जाए अगर, ठीक है, यहाँ से कट कर दिया जाए एक सरफेस से, तो आपको ऊपर से देखने पे क्या दिखेगा, एक ट्राइंगल दिखेगा बेटा, यहाँ पे एक ये ट्राइंगल दिखेगा, ये एक ट्राइंगल दिखेगा, ये एक ट्राइंगल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सो सॉरी ट्राइंगल नहीं, ये रेक्टेंगल, इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे आपको जब इसको कट करोगे, जब इसको कट करोगे यहाँ से, तो आपको क्या दिखेगा, ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये एक रेक्टेंगल दिखेगा ऊपर से, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आगे चलें, द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज 4, द एक्चुअल लेंथ इज 20, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग। बेटा बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आ रहा है फैक्टर में, बार बार नहीं रिपीट करूंगा। देखो लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ, ठीक है। आपके पास क्या है, फैक्टर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर दिया हुआ है 4, तो 4 इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ आपको दी हुई है, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ और ड्राइंग, तो ये है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं, आर एफ फैक्टर इज लेंथ ऑन, आर एफ इज लेंथ इन ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ है बेटा आपकी 20, ठीक है, एक्चुअल लेंथ है 20, और यस ठीक है, तो है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी जो ड्राइंग पे लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 80, और साथ में ये ध्यान रहे यहाँ पे mm में, तो ये 80 mm आ जाएगा, यानी कि जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे अगर चलें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हेक्सागोनल प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन एचपी, हेक्सागोनल प्रिज्म रेस्टिंग ऑन एचपी on its longer faces, hexagonal prism है ना, yes, hexagonal prism है, तो बेटा ये hexagonal prism ऐसे ही बनेगा आपका कुछ, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है किसके ऊपर, एचपी के ऊपर, और ऑन वन ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट फेसेस। बेटा लॉन्गेस्ट फेसेस कौन से है, एक ये वाला फेस है, एक ये ऊपर वाले फेस हैं, साइड साइड, तो लेंथ इनमें से सबसे ज्यादा इन फेसों की है, इन वाले फेस की, इसमें से किसी भी एक फेस पे वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, यानी कि तो आपका क्या है, हेक्सागन कैसा है, ऐसे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट फेस में से किसी एक पे, नीचे वाले पे रेस्ट कर रहा है सपोज करो, ठीक है। उसके बाद एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी, द सेक्शन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एचपी। इसका जो एक्सिस है ना बेटा, ये जो एक्सिस है इसका, वो वीपी के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला जो फेस है वो वीपी को फेस कर रहा है इसके, ठीक है। यानी कि अगर मैं ड्राइंग पूरी तरीके से इसका बनाया तो ये वीपी को फेस करता हुआ, ये वीपी को फेस कर रहा है, ये उधर वीपी की तरफ फेस कर रहा है, और इसका जो कटिंग वाला सेक्शन प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू एचपी, एचपी के परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसे कटिंग हो रही है इसकी।
तो जो आपको दिखेगा ना यहाँ पे सेक्शन, वो क्या दिखेगा आपको, एक इरेगुलर हेक्सागन ही दिखेगा बेटा, क्योंकि इसकी आप वो क्या कर रहे हो, इसकी आप आइसोमेट्रिक व्यू देख रहे हो, ठीक है, तो इसको आपको एक इरेगुलर हेक्सागन दिखेगा जब इसकी व्यू बना के देखोगे, ठीक है। आगे अगर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर विच इज रिपीटेटिव डायमेंशन। बेटा ध्यान से देखो, ये 20 दिखा दिया डाया, उसके बाद ये 30 डाया ये भी दिखा दिया, उसके बाद ये लेंथ 70 भी दिखाया, प्लस ये जो 40 दिखाया है इधर ये लेंथ, उसके बाद फिर ये 100 जो दिखाया है, ठीक है। इस कंडीशन में और साथ में साथ इसका देखो साइड व्यू भी दिखा दिया इधर आपको, ठीक है। उसमें क्या दिखाया आपको, जो रेडियस है वो 10 दिखाया। जब यहाँ पे ऑलरेडी 20 रेडियस मेंशन कर दिया तो ये 10 देने की जरूरत क्या है, यहाँ पे रेडियस, यहाँ डाया मेंशनड है तो ये 10 रेडियस क्यों दिया हुआ है, तो दैट्स वाई ये जो 10 दिया हुआ है वो अननेसेसरी है, वो रिपीटेटिव डायमेंशन है। तो इस कंडीशन में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा 10। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आगे चले, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज द डैश रेशियो ऑफ लेंथ इन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ। यस, यही तो होता है, सेकंड ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन ए, लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ, दैट इज आरएफ फैक्टर, ठीक है। उसी में अगर आप लेंथ को छोड़ के अगर आप वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम ऑन ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल, अगर आप एरिया की बात करो तो एरिया ऑन ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Dimension lines can cross any line of the drawing for better representation। ऐसा नहीं होता, कोई भी डायमेंशन लाइन है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसको कैसे आप लोकेट कर रहे हो वो भी एक फैक्टर होता है। सपोज करो यहाँ पे कोई अगर स्पेस नहीं होता तो कभी कभार हम डायमेंशन लाइन को ऐसे ले आके हम ऐसे भी मेंशन करते हैं। सो हमको एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना होता है। ऐसा नहीं है कि डायमेंशन लाइन ऑलरेडी यहाँ पे कोई ड्राइंग है उसको काटता हुआ एक डायमेंशन लाइन लेके जा रहे हो आप यहाँ पे डायमेंशन दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑर्थोग्राफिक स्केच विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। ऑर्थोग्राफिक स्केच के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको हर एक डायमेंशन का 90 डिग्री का आपको पता होगा, तो उसके लिए क्या करोगे, आपके पास पेपर जो ग्रिड वाले होते हैं ना, उसमें आपको इजीली आइडेंटिफाइड होगा कि कौन से आप में आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो आपको वो गाइड करते हुए चलेगा पेंसिल। सो दैट्स व्हाई अ स्क्वायर ग्रिड पेपर इज मोस्ट विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक स्केचेस, ठीक है। आगे अगर चलें, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स आर नॉट कंसेंट्रिक, sorry, the perspective of concentric circles are not concentric। देखो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं आपके, उनका अगर पर्सपेक्टिव ड्राइंग बेटा ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो कंसेंट्रिक नहीं होते, वो क्या होते हैं, एलिप्सिस आपको दिखेंगे, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स आर नॉट कंसेंट्रिक एलिप्सिस, ठीक है। जैसे पर्सपेक्टिव ड्राइंग अगर आप ड्रॉ करते हो ना इसका, तो हो सकता है सर्कल आपको इलिप्स दिखे, पर जो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग में कभी भी कंसेंट्रिक इलिप्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। एलिप्सॉइड्स हो सकते हैं, सर्कल्स हो सकते हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं, इलिप्सिस नहीं दिखेंगे, ठीक है। For large objects such as buildings, the station point is usually taken at eye level of person of normal height, that is about dash meters। कितना एक नॉर्मल एवरेज हाइट लेके चलते हैं फॉर स्टेशन पॉइंट, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1.8 मीटर्स, ठीक है। 1.8 मीटर के आसपास आप लेके चलते हो, ठीक है। आगे अगर चलें, क्वेश्चन नंबर, in the manual drawing mini drafter serves the purpose of set square, t square and protector। yes बेटा, तीनों के ही आपके जो फंक्शंस है वो आप क्या करते हो, मिनी ड्राफ्टर से अचीव कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द स्टैंडर्ड मीट्रिक साइजेस ऑफ द ड्राइंग शीट। ओके,
बेटा A0, A1, A2, A3 एंड A4। आपको पता है A0 क्या होता है A4 क्या है, इट इज A3 क्या है, इट इज A4 का डबल। A2 क्या है, A3 का डबल। A1 क्या है, A2 का डबल। A0 क्या है, A1 का डबल। उसी हिसाब से A1 इज डबल ऑफ A0, A1 इज डबल ऑफ A0 नहीं, A2 का, ये गलत हो गया। A2 इज हाफ ऑफ A3, A2 इज हाफ ऑफ A3 नहीं, A2 इज डबल ऑफ A3, गलत है। A3 इज हाफ ऑफ, A3 इज हाफ द A0 नहीं बेटा, वो तो 3 टाइम्स है। A0 is double the A1, A0 is double the A1, yes, D is the correct option. Okay, which of the following is pencil grade is used in general for lettering and object lines? बेटा जो लेटरिंग और ऑब्जेक्ट लाइन के लिए उसके आप बेसिकली मीडियम रेंज पेंसिल यूज करते हो जो कि है H, ठीक है। 4H आपका ऑलमोस्ट जो हैचिंग वगैरह के लिए उसके लिए आप यूज करने लग जाते हो, जो लाइट पेंसिल्स होती हैं, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ टी स्क्वायर इन द मैनुअल ड्राइंग? बेटा टी स्क्वायर, कभी भी आप बोर्ड है उसके ऊपर आप टी स्क्वायर लगा के क्या करते हो, एक उसमें टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल कर्व्स तो उससे बना नहीं पाओगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स भी नहीं बना पाओगे। टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, यस, यहाँ पे साइड में रख के आप हॉरिजॉन्टल और यहाँ टॉप पे रख के आप वर्टिकल लाइंस तो ड्रॉ कर ही सकते हो, लेकिन टू होल्ड द शीट नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द प्रीफर्ड साइज ऑफ ड्राइंग शीट इज रिकमेंडेड बाय द डैश। बेटा जो हम A0, A2, A3, A4 पढ़ते हैं वो सारा कुछ जो स्टैंडर्ड साइज है वो कौन रिकमेंड करती है? इज ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स या आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हम इंडिया में जो भी कर रहे हैं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आप की जो रिकमेंड करती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें भी आप देख सकते हो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये बाकी के फुल फॉर्म्स हैं। ASME की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, ASTM, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, NIST, ठीक है। इनमें से ऑप्शन 1 ए इज करेक्ट। आगे चलें, द अनट्रिम्ड साइज फॉर डैश सीट इज 240 mm into 330 mm। बेटा अनट्रिम्ड साइज पूछा गया तो ये किसके ऑलमोस्ट पास है, वो आपको दिख रहा होगा, इट इज ऑलमोस्ट नियर टू A4, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। जो कि आप द अनट्रिम्ड साइज ऑफ एनी शीट विल बी स्लाइटली लार्जर, तो आपको देखना पड़ेगा ना वो किसके करीब आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये किसका ट्रिम्ड अनट्रिम्ड वर्जन है। द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक इज डैश mm by डैश mm, ठीक है। आपने अगर देखा हो उसको ध्यान से तो 185 into 65 बेसिकली हम लेके चलते हैं हमेशा, इट इज ऑप्शन डी। अगर नहीं पता तो ये देख लो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने रिकमेंड किया है, ठीक है, इस साइज को। हो सकता है आपने अलग अलग प्रैक्टिस की हो, बट BIS द्वारा जो रिकमेंडेड है वही आपके एग्जाम में सही माना जाएगा, सो गो फॉर दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग स्केल? रिड्यूसिंग स्केल का मतलब क्या है बेटा, कि ड्राइंग आपकी सपोज करो 5 सेंटीमीटर की है, बट आपने उसको जो मेन ऑब्जेक्ट वो है 5 सेंटीमीटर का, उसको ड्राइंग पे आपने 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का दिखाया है। 5 सेंटीमीटर की लेंथ को आपने रिड्यूस करके 1 या 2 या 3 दिखाया या 4 दिखाया है, तो इस केस में रिड्यूसिंग स्केल है। और इधर हम देखें तो इसमें आपको रिड्यूसिंग स्केल क्या दिख रहा है, 2:1 नहीं, इसमें क्या दिख रहा है 10। दिस इज ऑन ड्राइंग, लेफ्ट वाला जो है वो ऑन ड्राइंग वाली सारी डायमेंशन है, राइट वाला एक्चुअल है, तो एक्चुअल वाला क्या है 1, ड्राइंग वाला 10, ये तो एनलार्जिंग स्केल हो गया। राइट साइड 2 और लेफ्ट साइड 10, ये भी एनलार्जिंग हो गया। राइट साइड 1, लेफ्ट साइड 0.5, ये हो गया रिड्यूसिंग, ठीक है। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। अरेंज द गिवन स्टेटमेंट्स, रेफर टू फीड फ्री हैंड स्केच ऑफ अ सर्कल, ओके। Arrange the statements, given statements refer the free hand sketch of a circle, okay, free hand sketch of a circle ले लो बेटा। अरे
एक सर्कल का फ्री हैंड स्केच ले लिया, ठीक है। उसका क्या है, ऐड 4 रेडियल लाइंस बिटवीन देम, ये लो 4 रेडियल लाइंस होगी 0 से, ठीक है। मेक द सेंटर एंड थ्रू इट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, मेक अ सेंटर थ्रू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। The paper may be revolved after about each quarter cycle for easy wrist motion with drawing, ठीक है। Mark points on these and at radius distance from the center, okay। Next, बेटा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। This is an incomplete question, so kindly ignore this। आगे अगर चलें, dash is a technique to form a rivet head without access to other side of the joint। देखो इसमें जो ऑप्शंस है ना, जैसे ब्लाइंडिंग रिवेट, इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि एक साइड ऑफ का जॉइंट आपको एक्सेसिबल नहीं है, मतलब आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो इस कंडीशन में भी आपकी जो रिवेटिंग की टेक्निक है वो आपको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड रिवेटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ में है, सॉल्यूशन में आपको गिवन भी ये चीजें, इसको आप एक बार गो थ्रू करो, ठीक है। डैश इज अ ड्राइंग गिविंग डिटेल्स अबाउट साइज, टॉलरेंस, हीट ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। ओ भाई साहब इतने सारी इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे कंडीशन में तो ये तो प्रोडक्शन के लिए होगी कि जिसने बनानी है, आपने तो डिजाइन कर दिया, बट जिसने इसने मशीनिंग करनी है, जिसने इसने बनाना है, जिसने इसको पूरा एक फुल फ्लेज प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये ड्राइंग जाएगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, तो ये क्या है, प्रोडक्शन ड्राइंग। प्रोडक्शन के बाद ये असेंबली में जाएगी अगर कहीं इसकी असेंबली होनी है, ठीक है। सो प्रोडक्शन ड्राइंग, ओके। ड्राइंग शोइंग द पोजिशन ऑफ ईच पार्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है बेटा। देखो आपने डिप्लोमा में ड्राइंग पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा टेल स्टॉक बनाया होगा, बहुत से लोगों ने टेल स्टॉक बनाया होगा या फिर कोई और डिफरेंट चीज बनाई होगी, कैम एंड फॉलोवर अलग अलग बनाए होंगे। बट बेटा एक ऐसी ड्राइंग भी आप बनाए होंगे जिसमें आपने टेल स्टॉक की असेंबली बनाई होगी, कैम और फॉलोवर को एक साथ बनाया होगा। तो वो जो असेंबल्ड व्यू है ना, उसका काम क्या है कि जो ड्राइंग शोइंग द पोजीशन ऑफ ईच पार्ट, उसमें असेंबल्ड व्यू में क्या होता है ना कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं या फिर अलग अलग पार्ट्स हैं एक ही कंपोनेंट्स के, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता लगती है। असेंबली व्यू में अगर आप अलग अलग बना दोगे उसमें आपको पता नहीं लगेगा, बट आप एक असेंबल्ड व्यू बनाओगे तो आपके दिमाग में एक परसेप्शन आएगा कि हाँ ये पार्ट यहाँ लग रहा है, वो पार्ट वहां लग रहा है। सो इन दिस केस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Detailed drawing of each part of a machine is called, okay, part drawing, each part की detailed drawing, तो उसको बेटा part drawing बोलोगे। A is the correct option। Assembly drawing आपको पता है assembly के लिए यूज करते हो, pattern drawing आपको पता है, tabular drawing नहीं, part drawing आप क्या करते हो, एक एक पार्ट के अलग अलग प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए आप यूज करते हो part drawing। So moving to the next question, अरे भैया इतना नहीं, moving to the next, which type of drawing is supplied by the manufacturer to the client, okay। तो बेटा जो मैन्युफैक्चरर है, सपोज मैंने एक फ्रिज बनाया, उस फ्रिज को मैंने आपको बेचा, आप मेरे क्लाइंट हुए। अब उस फ्रिज का क्या करना है, आपने कोई हीट ट्रीटमेंट थोड़ी करनी है उसकी आप अपने घर में जाके उसको इंस्टॉल करना है खाली। तो आपके लिए जो मैं ड्राइंग दूंगा वो क्या दूंगा, सपोज आपने एक फोन खरीदा, मैं सैमसंग कंपनी चला रहा हूँ, मैंने सैमसंग का एक फोन बेचा, कोई भी XYZ कंपनी चला रहा हूँ उसका फोन बेचा, आपने एक फोन खरीदा। अब आप फोन, उसमें आपने कोई प्रोसेस थोड़ी करना है, कोई मशीनिंग थोड़ी करनी है, उसमें आपने इंस्टॉल करना है, तो अपने यूज करना है, तो आपको मैं यूजर मैनुअल दूंगा और यूजर मैनुअल की ड्राइंग उस अलग तरीके से बनेगी। सो जो मैन्युफैक्चरर क्लाइंट को देता है ना, वो इंस्टॉलेशन ड्राइंग देता है, ठीक है। क्लाइंट ड्राइंग जैसी कोई चीज नहीं है, इंस्टॉलेशन ड्राइंग टेक्निकल वर्ड है इसके लिए, ठीक है। सो असेंबली ड्राइंग का भी अलग यूज है, टेबुलर का भी अलग। इंस्टॉलेशन ड्राइंग क्या करता है, एक कस्टमर लेता है किससे, अपने मैन्युफैक्चरर से, यानी कि क्लाइंट को देती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है। आगे चलें। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ड्रॉन यूजिंग टू मेथड्स, व्हिच इज दिस, ठीक है।
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको पता है कि वैसे तो इसके चार मेथड्स हैं. फर्स्ट एंगल में भी यूज करते हो, सेकंड एंगल में भी, थर्ड एंगल में भी, फोर्थ एंगल में भी. बट बेसिकली आपकी फर्स्ट और थर्ड एंगल आप मोस्ट प्रिफर करते हो. सो सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल मेथड नहीं. सेकंड और थर्ड तो नहीं, सेकंड तो नहीं करते यूज, थर्ड करते हैं. पहला पहला गया फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, यस. फर्स्ट एंगल एंड फोर्थ एंगल, फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ नहीं. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. So I think this is the last question of the question paper. Which thread is denoted by SQ40 into 10? Okay, SQ से क्या पता लग रहा है बेटा? स्क्वायर. 40 into 10 की अगर डिनोशन आपको याद हो तो आपको पता है कि एक मेजर डायमीटर नाम की चीज होती है और एक पिच नाम की चीज होती है. तो दिस इज योर मेजर डाया एंड दिस इज योर पिच. अब देख लो भैया इसमें से कौन सा कंडीशन आ रहा है. स्क्वायर थ्रेड विद 10 mm मेजर डाया, नहीं 10 mm तो पिच है, गलत हो गया. थर्ड वन देखो मीट्रिक थ्रेड, नहीं स्क्वायर थ्रेड है, मीट्रिक थ्रेड वैसे ही गलत हो गया. स्क्वायर थ्रेड विद 40 mm माइनर डाया, नहीं मेजर डाया, मेजर डाया. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. गो विद दिस. एंड इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर टुडे. बेटा कीप प्रैक्टिसिंग. ठीक है. एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं एंड मेरी तरफ से this is almost the very last lecture to be delivered to your batch. यहाँ से आपका जर्नी थोड़ा अलग हो जाएगा. यानी कि आप क्या करोगे, आपकी टेस्ट सीरीज हो गई हैं, आपकी क्लासेस हो गई हैं, सारा सॉल्यूशंस मिल गया है. जिसके भी एग्जाम्स है ना बेटा, आपको कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, फोन तो नहीं आ रहा, मैसेज आ रहा है और साथ साथ में वो मेरे को पूछ रहे हैं कि सर हमारा कल एग्जाम है या फला फला डेट को एग्जाम है सर, हमें लास्ट के मोमेंट में क्या करना चाहिए. सो बेटा लास्ट के मोमेंट में गो एंड गेट अ हेल्दी स्लीप, गेट योरसेल्फ अ हेल्दी स्लीप, हेल्दी फूड. ठीक है. ताकि एग्जाम में जो है ना आपका स्टेटस, आपका मेंटल स्टेटस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ना एक्यूरेट रहे, अप टू द मार्क रहे. ठीक है. अगर वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी एकदम अप टू द मार्क होगी ना तो यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन एज वेल. ठीक है. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग and all the very best to you, all of you, and keep shining. So bye bye, take care, good night, shabba khair, and